नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ऑलरेडी हमने बुक पढ़ लिया है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो आज इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। टोटल 9 प्रश्न इसके अंदर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर एक एक करके हम सभी प्रश्नों के जवाब के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न करना है। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहले प्रश्न में जो क है वो कह रहा है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो मैंने जब चैप्टर में आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन्हें हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए किस चीज के इस्तेमाल को किया जाता है? उसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं की सहायता से देखा जाता है या फिर देखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। नीले हरे शैवाल, जो शैवाल होते हैं, जो एक प्रकार का ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब सूक्ष्म जीव है। तो नीले हरे शैवाल जो है वो वायु से, मतलब कि हवा से किस चीज का स्थिरीकरण करते हैं? जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण, मतलब कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है ना, उसे खींचकर मिट्टी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इससे मिट्टी का क्या होता है? उर्वरक क्षमता जो होता है, उपजाऊ क्षमता जो होता है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। गौ प्रश्न हमारा कहता है अल्कोहल का उत्पादन। अल्कोहल को ना आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए जैसे शराब होता है ना, दारू, वाइन, उसी को हम अल्कोहल भी कहते हैं। तो अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल जो होता है उसका जो निर्माण होता है कौन से सूक्ष्म जीव से किया जाता है? तो अल्कोहल का उत्पादन जो है वो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। याद रखिएगा, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि अल्कोहल का उत्पादन कौन से सूक्ष्म जीव के माध्यम से किया जाता है, तो यीस्ट के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हैजा डैश के द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हैजा एक बीमारी है। हैजा क्या है? बीमारी है। अगर आपको हैजा जैसे रोग के बारे में जानना है तो मैंने चैप्टर में तो पढ़ाया भी है कि हैजा क्या होता है। इसमें लोगों का पेट खराब हो जाता है, दस्त हो जाता है, उल्टी होने लगता है, खाना नहीं पचता है, वोमिटिंग पे वोमिटिंग होता रहता है। और हैजा एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हैजा डैश द्वारा होता है, तो आप बताओगे हैजा जो है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि जो हैजा है वो जीवाणु के माध्यम से इंसान के शरीर में फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे कि क ख ग क पहले प्रश्न के जितने भी प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। मतलब आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस सही दिखाई दे उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। जिसमें क जो है वो कहता है कद यीस्ट का उपयोग निम्न उत्पादन में होता है। किस उत्पादन में होता है? यीस्ट का उपयोग किसके लिए बनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन में है यहाँ पे चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो यीस्ट का उपयोग किस चीज के लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसके सामने आपको टिक लगाना है। हालांकि नीचे यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न जो है वो है ख। ख क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
अल्कोहल और यीस्ट। इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक है, इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये ख प्रश्न था। अब हम गौ की तरफ बढ़ते हैं। गौ जो है वो कह रहा है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया भी तो एक प्रकार का बीमारी है ना, जो मच्छर के काटने से फैल जाता है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है मादा, एनाफिलिस मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। तो आप बताइए कि मलेरिया जो बीमारी होता है वो किसके काटने से या किसके बढ़ने से फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है। तो आप लिखेंगे एनाफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, अर्थात ये जो मच्छर है इसी के कारण मलेरिया जैसे रोग का बढ़ावा होता है, मतलब मलेरिया बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोग पहले समझ लीजिए क्या होता है। संचरणीय रोग वो होता है जो एक जगह से फैलकर दूसरे जगह तक चला जाता है, मतलब जो फैलता है उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो संचरणीय रोग कैसे फैलता है? चींटी के माध्यम से फैलता है, घरेलू मक्खी के माध्यम से फैलता है, या फिर ड्रैगन मक्खी के माध्यम से फैलता है, या फिर मकड़ी के माध्यम से फैलता है। किस चीज के माध्यम से फैलता है? तो याद रखिए ये जो घरेलू मक्खी है ना, जो घरों में आपको भिन भिन करते हुए दिखाई देगा, मिठाई की दुकान पे आपको मिठाइयों पे दिखेगा, ये ऐसी मक्खी है जो लैट्रिन वगैरह पे भी बैठता है। मतलब आप कह सकते हैं पॉटी वगैरह पे भी बैठता है, गंदी चीजों पे बैठता है, सड़ी हुई चीजों पे बैठता है। वही आपके आके भोजन पे बैठ जाए तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया चिपक जाता है ना, वायरस चिपक जाता है, वही आपके भोजन पर भी आके बैठेगा और भोजन तो आप खाओगे, और जैसे ही भोजन खाओगे तो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, रोग हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये जो है घरेलू मक्खी, इसके कारण ही संचरणीय रोग फैलता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसके कारण को बताइए। आपने ब्रेड को फूला हुआ देखा होगा, ब्रेड फूला हुआ ही रहता है ना, या फिर इडली खाया होगा जो साउथ इंडियन का बहुत ही फेमस डिश है। तो आपको पता है ये सब फूला फूला हुआ सा रहता है। ऐसा क्यों होता है, ये फूला हुआ क्यों रहता है? तो ऑप्शन है उष्णता के कारण, पीसने के कारण, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या मरने के कारण। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना वो यीस्ट के कारण, यीस्ट जो होता है इसी के कारण ये फूल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, यीस्ट के कारण। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताइए। चीनी को जो अल्कोहल में बदला जाता है वो किन परिवर्तन के कारण बदला जाता है, या फिर इस परिवर्तन का नाम क्या है? तो देखिए जो चीनी को या फिर अल्कोहल को बनाने में जो चीनी का परिवर्तन होता है, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उसके अंदर बदलाव होता है, उसे हम किण्वन कहते हैं। और ये ऑलरेडी हमने आपके चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। चीनी में अल्कोहल, चीनी को जब हम अल्कोहल में परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को हम किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कॉलम 1 में जीवों का मिलान हमें कॉलम 2 में दिए गए जीवों के कार्य से करना है। जैसे जीवाणु क्या करता है, जीवाणु के काम के बारे में बताना है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसमें हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैच करना है। ऑलरेडी हमने नीचे इसके उत्तर को भी लिखा हुआ है, तो हम सीधा आपको उत्तर की ओर लेके चलते हैं। कौन जो ऑप्शन है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये हैजा का कारक है। अभी मैंने आपको बताया है कि हैजा बीमारी जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण फैलता है। दूसरा है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को उठा के जमीन पे लाता है, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ये दही को जमाने के लिए फायदेमंद होता है। दही, आप दूध से दही को जमते हुए देखा है ना, तो दूध से दही को जमाने के लिए इस जीवाणु का उपयोग करते हैं। यीस्ट क्या होता है, तो ब्रेड की बेकिंग के लिए, डोसा को फुलाने के लिए,
अल्कोहल में काम आता है। अल्कोहल को बनाने के लिए किसी का काम आता है, यीस्ट का आता है। बेकिंग सोडा वगैरह में ये सब उपयोग किया जाता है। अगला है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कारक है। मलेरिया भी एक बीमारी है जिसका प्रमुख कारक जो है वो प्रोटोजोआ को माना जाता है। विषाणु, विषाणु प्लेग का कारक है। प्लेग भी एक प्रकार का बीमारी है जो विषाणुओं के कारण अर्थात वायरस के कारण फैलता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने सुना था ना कि कोरोना वायरस वायरस के कारण फैला था, वैसे विषाणु के द्वारा प्लेग भी फैलता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा कहता है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी खुली आंखों से तो दिखते नहीं है, उनको देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यदि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके वर्ग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सूक्ष्म जीव के मुख्य रूप से 5 वर्ग होते हैं। याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव के 5 वर्ग होते हैं। सबसे पहला वर्ग जो है वो है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है वायरस, पांचवा है एल्गी। आपको ये सारे पांचों जो वर्ग हैं इसके उसे याद रखना है। पहला क्या है? बैक्टीरिया, दूसरा क्या है? फंगी, तीसरा क्या है? प्रोटोजोआ, चौथा क्या है? वायरस, फिर पांचवा क्या है? एल्गी। ये 5 तरह के सूक्ष्म जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यही 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। छठा प्रश्न हमारा कहता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वो सूक्ष्म जीव के नाम आपको लिखना है जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर हमारे भूमि के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है राइजोबियम। पहले नंबर पे याद रखना है, राइजोबियम हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर हमारे भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल भी मुख्य रूप से वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर हमारे पृथ्वी पर या हमारे भूमि को, हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्तियां लिखना है। हमें मतलब हमारे जीवन में जो जो सूक्ष्म जीव बड़े ही उपयोगी है, जो हमारे लिए कारगर है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, उनके बारे में आपको 10 लाइन लिखना है। तो वो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने लिया है लैक्टोबैसिलस। यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही जमाने का काम करता है। और आपको पता है हमारे देश में लोग दही कितने प्यार से खाते हैं, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो दही भी बहुत जरूरी है, वो इंसान के शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा है यीस्ट कवक प्रजाति का जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। देखिए, प्राचीन काल से कहने का मतलब है बहुत पुराने समय से, आज से नहीं, बहुत पहले से यीस्ट का उपयोग मदिरा बनाने में, दारू बनाने में, शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में किया जाता था। देखिए, ये शराब जो है वो अभी तो लोग नहीं पीते हैं, बहुत पहले से पीते आ रहे हैं। अल्कोहल को पहले शराब नहीं कहते थे, दारू नहीं कहते थे, वाइन नहीं कहते थे, इसे मदिरा कहा जाता था। तो आपने वो महाभारत काल में भी, रामायण काल में भी सुना होगा कि लोग मदिरा वगैरह उपयोग करते थे। राजा, आप देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू धर्म के राजा भी हैं जो मदिरा वगैरह का उपयोग करते थे। तो यह बहुत पुराने समय से ही बनता आ रहा है। और इसको बनाने में किसका उपयोग होता है? यीस्ट का उपयोग होता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के बारे में तो आपको पता है, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को खींचकर हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता अर्थात उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है।
पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मित्र जंतुओं के अवशेष का अपघटन जीवाणु द्वारा ही होता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने छिलका फेंक दिया, कोई सब्जी फेंक दिया, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई कच्ची सब्जी फेंक दिया, तो उसका अपघटन करने का काम कौन करता है? जीवाणु तो करता है। वो सड़ जाता है, गल जाता है, इसका उसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जीवाणु उसको खाते हैं और फिर वापस उसको मिट्टी बना देते हैं। तो ये अपघटन का कार्य करने का मुख्य रूप से तो जीवाणु ही है। छठा पॉइंट हमारा कहता है जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता को ही बढ़ाया जाता है। दवाइयां भी बनती है। हम जो अभी एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे थे, तो एंटीबायोटिक भी जो है वो जीवाणु के माध्यम से ही बनता है ना, तो ये भी दवाइयों बनाने में भी ये सब चीज का उपयोग होता है। 7 पॉइंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक है। देखिए, दो एंटीबायोटिक का यहाँ पे नाम दिया गया है जिसका उपयोग हम मनुष्यों के द्वारा दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में किया जाता है। 8वां पॉइंट है पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है। पेनिसिलिन नामक जो फफूंदी होता है उसी के माध्यम से पेनिसिलिन नामक दवाइयां का निर्माण किया जाता है, दवाई बनाया जाता है। 9वां पॉइंट है पशु आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। जो गाय का चारा होता है, भैंस का चारा होता है, ऊंट का चारा होता है, बकरी का चारा होता है, इसमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इसका भी उपयोग प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। 10वें नंबर पे है प्रतिजैविक का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों के नियंत्रण में भी किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक का उपयोग पौधों के रोग में, जब किसी भी प्रकार के जीव जंतु में यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है, उसमें भी इस प्रकार के प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। अगला 8वां प्रश्न हमारा कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ा हो तो सूक्ष्म जीव से होने वाले फायदे हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव से नुकसान क्या क्या होता है, परेशानियां क्या क्या होती है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को सूचित करते हैं। ये संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। अब देखिए, समझिए बात, वो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे मतलब कि जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, इन्हें तो हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर, जंतु के अंदर, पौधों के अंदर क्या बीमारी उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब करता है। आपने देखा होगा कि घर में अगर आपके कोई खाना बना है और 2-3 दिन तक आप उसे वैसे ही कढ़ाई वगैरह में छोड़ दो तो वो खराब हो जाएगा, उससे बदबू आने लगता है। कैसे? ये ना सूक्ष्म जीवों के कारण ही तो बदबू आता है। लेकिन वही खाने को यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो वो खराब तो नहीं होता है, वो ठंडे के कारण बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो ही नहीं पाता है। और ऐसे खाद्य पदार्थ का यदि आप उपयोग करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, और ये बीमारी फैलाने में बहुत ही अहम मुद्दा रखता है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा कहता है प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक क्या है और एंटीबायोटिक लेते समय हमें किस प्रकार की सावधानियों को रखना चाहिए। तो देखिए, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, हमारे शरीर में जो हमको रोग उत्पन्न कर रहा हो, जो हमारे शरीर में बीमारी फैला रहा हो, उसको समाप्त ही कर देता है। तो हम उनके या फिर उसके वृद्धि को रोक देता है, उसे बढ़ने से रोक देता है। क्या कहलाता है? प्रतिजैविक कहलाता है, और इंग्लिश में इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इनको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अपने मन से किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए, या फिर कई बार लोगों को देखते हैं कि अपने मन से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। जब आपको किसी भी प्रकार का रोग हो ना, सर दर्द हो, हाथ दर्द हो, पैर दर्द हो, या कोई अन्य सीरियस मैटर ही हो जाए, तो आपको हमेशा डॉक्टर से लिखवा के ही दवाई लेना चाहिए। अपने मन से जाके दवाई नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही एंटीबायोटिक की अगर हम बात कर ले तो एंटीबायोटिक को भी हम अपने मन से नहीं खा सकते, डॉक्टर से लिखवा के ही खाना चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 जिसका नाम था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसके सभी प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए उत्तर के साथ। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा।
जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।